अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इलाफ टीवी। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर रुहमा। सीख रहे हैं हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आज का हमारा टॉपिक है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होता है? ये है बेसिकली आर्ट ऑफ यूजिंग टेक्स्ट इन योर डिज़ाइन, कि आपका जो डिज़ाइन है उसके अंदर आपने टेक्स्ट का इस्तेमाल किस तरह से किया है। यानी अगर डिज़ाइन बहुत अच्छा हो लेकिन टेक्स्ट अच्छा यूज़ नहीं किया तो मतलब कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। एग्ज़ाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कि कोई बहुत हैंडसम या कोई ख़ूबसूरत सा बंदा है जिसकी बहुत अच्छी ड्रेसिंग हुई हुई है, लेकिन बात करने पर उसका अंदाज़ बहुत ही बुरा है या इम्प्रेसिव नहीं है, तो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर तो आपने डिज़ाइन अच्छा सेलेक्ट किया हुआ है लेकिन उसमें टेक्स्ट अच्छा यूज़ नहीं किया या सही तरह से उसका इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो सारा का सारा डिज़ाइन आप समझें कि फ़ेल हो गया। तो टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से हमने इसके अंदर फ़ॉन्ट्स की सिलेक्शन करनी है और टाइप फेसेस जो हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले अगर टाइप फेसेस की बात की जाए तो इसके बारे में किसी ने बहुत अच्छा कहा कि टाइप फेसेस आर द क्लॉथ्स ऑफ वर्ड्स एंड लाइक अ फाइनली टेलर्ड सूट। ये यानी अल्फाज के कपड़े हैं असल में। इट इज़ बेसिकली अ हेड दैट कंटेन्स मल्टीपल फॉन्ट्स। टाइप फेसेस जो हैं बिल्कुल आप समझ लें कि फॉन्ट्स ही होते हैं, लेकिन टाइप फेसेस और फॉन्ट्स में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, और वो ये कि टाइप फेस जो है बेसिकली एक हेड है जिसके अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाते हैं। जैसा कि आपने एरियल का नाम सुना होगा। एरियल क्या है? ये बेसिकली एक टाइप फेस है और इसके नीचे एरियल बोल्ड, एरियल नैरो, एरियल इटैलिक्स, ये सारे के सारे फॉन्ट्स आ जाते हैं। यानी मल्टीपल फॉन्ट्स जो हैं ये मिलकर एक टाइप फेस बनाते हैं। वीवर्स फॉन्ट्स की अगर टाइप की बात की जाए तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं, जिसमें सेरिफ, सॉन्स सेरिफ और डेकोरेटिव टाइप्स आती हैं। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो है जी सेरिफ। ये सेरिफ फॉन्ट्स क्या हैं? सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं जो कि अपने कुछ स्पेशल एजेस और बॉर्डर्स के साथ होते हैं। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो फ़ॉन्ट्स जिन्होंने जूते पहने हों, यानी जूते वाले फ़ॉन्ट्स, समझ रहे हैं ना बात को। यानी वो फ़ॉन्ट्स जिनके इस तरह के एजेस निकले होते हैं, ये असल में सेरिफ फ़ॉन्ट्स कहलाते हैं। और इनका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो क्लासिकल डिज़ाइंस के अंदर, न्यूज़पेपर्स और बुक्स वगैरह के अंदर हो रहा होता है। यानी कि जो प्रिंटेड मीडिया है जहाँ पर कंटेंट ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, टेक्स्ट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, स्पेशली इन प्रिंटेड मीडिया। इसकी वजह एक ये है कि इसमें आई फटीग जो है वो कम होती है, तो इसीलिए इसका यूजेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। या हमने अगर क्लासिकल डिज़ाइंस करने हों तो उसके अंदर भी सारे फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फ़ॉन्ट्स हैं इनके स्पेशल एजेस निकले हुए हैं या बॉर्डर्स हैं, या इनके आप कह लें कि इन्होंने जूते पहने हुए हैं, तो इसको आसानी से यूँ याद रखा जा सकता है कि जूते वाले फ़ॉन्ट्स। सेकंड कैटेगरी हमारे पास होती है सॉन्स सेरिफ की। इसको वैसे तो ये लिखने में है सांस सेरिफ, लेकिन इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है सॉन्स सेरिफ। सॉ इज़ द वर्ड, फ्रेंच वर्ड, और इसका मतलब फ्रेंच में होता है विदाउट। सो द फॉन्ट्स विदाउट एजेस are known as sans serif या फिर sans serif, और they are mostly used in the modern designs, वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप्स वगैरह में। आप समझ लें कि इनका ज़्यादातर इस्तेमाल स्क्रीन पर होता है और इनको बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है कि इनके कोई एजेस नहीं होते, या सिंपली ये कि इन्होंने बिल्कुल भी जूते नहीं पहने होते। इनके पैर ही नहीं होते तो जूते कैसे पहनेंगे? ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है डेकोरेटिव। और डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स कौन से होते हैं? ये ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे पैराग्राफ के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते या नहीं होते, और इनका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो टाइटल्स वगैरह के लिए होता है, या कोई अगर आपने एक आध वर्ड लिखना हो तो हम उसमें डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ इसमें लिखना कुछ हिमाकत ही है। उसकी वजह ये कि रीडेबिलिटी नहीं आ रही होती। अगर हमने ये डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स उठा लिए और उसमें पूरे के पूरे पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिए तो रीड करना
करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक ग्राफिक डिज़ाइनर की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो जो कुछ भी डिज़ाइन कर रहा है वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो देखने वाला है वो अच्छे तरीके से और ईज़िली उसको रीड कर सके। अगर उसको पढ़ने में ही मुश्किल हो रही है तो फिर किसी भी अच्छे से अच्छे डिज़ाइन का क्या फ़ायदा। तो हमारी सबसे पहली सिलेक्शन फ़ॉन्ट्स के उसमें यही होनी चाहिए कि एक अच्छे तरीके से रीडेबिलिटी आ रही हो। तो डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स को हम पूरे के पूरे पैराग्राफ के लिए इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ टाइटल्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, या अगर हमें कोई एक आध वर्ड उसमें देना हो तो चलें वो हम इसका यूजेज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल की तरफ, और वो ये है कि एक डिज़ाइन के अंदर हमने बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना। अगरचे हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम बहुत सारे फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं और बहुत इजीली हमें मिल जाते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं करना कि सब फ़ॉन्ट्स जो है वो अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करना शुरू, यानी मल्टीपल फ़ॉन्ट्स जो हैं अगर आपने उठा लिए हैं एक ही डिज़ाइन के अंदर, उनको जमा कर लिया, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, वो भी अट्रैक्टिव लग रहा है, एक डिज़ाइन के अंदर आपने सारे के सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं जो जो आपको अच्छे लगे आपने डाल दिए, तो क्या होगा, उस डिज़ाइन का बिल्कुल भी मज़ा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिलेक्शन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप कोई एक आध फ़ॉन्ट उठाएं और फिर उसको यूज़ करें, क्योंकि अगर आप मल्टीपल फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे तो याद रखिए ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल तरीका नहीं है। सो नेवर डू दिस। अब यहाँ इसी स्लाइड में आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं और देखते साथ ही ये जो टेक्स्ट है इस कंटेंट से ख़ुद ब खुद पता चल रहा है कि किसी बहुत ही नए डिज़ाइनर ने इसको, यानी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा है उसके सामने फ़ॉन्ट्स आए और उसने सारे के सारे यहाँ भर दिए, तो देखते साथ ही पता चल रहा है कि कोई बहुत ही न्यू बंदा है। सो बीइंग क्रेज़ी अबाउट फ़ॉन्ट्स, हेल यस आई एम अ न्यूबी। सो ये याद रखिएगा कि ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, आपने मल्टीपल फ़ॉन्ट्स को उठाकर एक ही डिज़ाइन के अंदर नहीं डाल देना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक खाने के लिए आपने हर तरह का जो मसाला है अपने किचन में वो यूज़ किया, आपके किचन में जो जो मसाले अवेलेबल थे वो आपने यानी एक खाना कोई भी आप कुकिंग कर रहे हैं और कोई लेट सपोज सिंपल से इसी चीज़ की तरफ जाएं कि अगर हमने एग ही फ्राई किया है तो एग फ्राई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जस्ट बटर या घी ऑयल जो कुछ भी है उसके अंदर हम उसको सेमी फ्राई कर लेते हैं और उसके ऊपर हल्का सा नमक या हल्का सा जो पेपर है वो जब डाल दी जाए तो वो काफ़ी होगी। लेकिन अगर आपने उस फ्राइड एग पर गरम मसाला और बिरयानी मसाला और हल्दी और रेड चिलीज़ और क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी की सारी जितने मसाले आपके किचन में अवेलेबल थे सबके सब डाल दिए, तो उस सेमी फ्राई एग का जो अपना टेस्ट है, जो अपना मज़ा है वो तो ख़राब हो जाएगी ना, उसकी लुक्स भी इफ़ेक्ट होंगी और इसका मज़ा भी वैसा नहीं रहेगा। तो सिंपल रहना जो है वो ज़्यादा सही है। अच्छा, हम कर क्या सकते हैं कि हम एक फ़ॉन्ट लें, कोई भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें और उसके हम डिफरेंट वेट्स या उसके स्टाइल्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एम्फेसिस, अगर हम एम्फेसिस देना चाह रहे हैं, फोकस्ड करवाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा मेंशन प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, तो एक ही फ़ॉन्ट के डिफरेंट वेट्स या उसके स्टाइल जो हैं वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की तरफ जो कि टाइपोग्राफी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हायरार्की क्या है। इसको समझने के लिए हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल ले लेते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरी टीम होती है ना, सबसे पहले एक सीईओ है, फिर उसके मैनेजर्स होते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो इसी तरह एक जो आपका टेक्स्ट है उसके अंदर भी हायरार्की होनी चाहिए, यानी उसमें एक सबसे पहले एक मेन हेडिंग होती है, उसके बाद सब हेडिंग होती है और फिर बॉडी टेक्स्ट आ जाता है। सो इसको हमें कैसे फॉलो करना है, यानी किस हिसाब से हमने इनके साइज़ रखने हैं, कैसे सिलेक्शन करनी है, तो इसका एक सिंपल सा रूल ये है कि जो आपका बॉडी टेक्स्ट होता है सबसे पहले आप उसका साइज़ डिटर्मिन कर लें, यानी आपने अपने बॉडी साइज़ का टेक्स्ट जो साइज़ है, बॉडी टेक्स्ट का साइज़ वो आपने क्या रखना है पहले से आप डिटर्मिन कर लें और फिर उसके हिसाब से आप मेन हेडिंग और सब हेडिंग का साइज़ जो है वो सिलेक्ट करते हैं। सो सब हेडिंग का जो साइज़ है वो नॉर्मली हम 1.5x रखते हैं और जो हेडिंग है वो 3x पे रखते हैं।
तो ये एक सिंपल सा रूल है जिससे जो कि आपके पूरे टेक्स्ट को और कंटेंट को खूबसूरती दे रहा होता है कि आपका बॉडी टेक्स्ट आ रहा है, उसके ऊपर सब हेडिंग है, उससे ऊपर जो है वो मेन हेडिंग है, और उनके साइज़ अगर इस तरह से एडजस्ट कर लिए जाएँ तो डिज़ाइन के अंदर एक खूबसूरती आ जाती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये भी कोई फ़िक्स रूल नहीं है कि आपने बिल्कुल 1.5x लेना है या 3x लेना है। इट डिपेंड्स, अगर आप इसमें कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग भी कर सकती हैं, लेकिन एक जर्नल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर थोड़ा सा आप नाप तोल कर चलेंगे तो आपके डिज़ाइन में खूबसूरती ज़्यादा आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ होती है लेडिंग। लेडिंग, ये लीडिंग नहीं है, ये है लेडिंग, और लेडिंग का मतलब होता है लाइन स्पेसिंग, यानी दो लाइंस के दरमियान आपकी स्पेस कितनी है। तो इसमें भी आपने क्या ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं होनी चाहिए दोनों लाइंस, और बहुत ज़्यादा फासले पर बहुत दूर दूर भी नहीं होनी चाहिए। तो लेडिंग इतनी हो कि जिसमें बात वही है कि रीडेबिलिटी आ रही हो। ठीक है, लाइन स्पेसिंग या लेडिंग के ख्याल के साथ साथ आपने ख्याल रखना है एक और चीज़ का, वो है कर्निंग। और ये कर्निंग क्या है? ये असल में है स्पेसेस बिटवीन टू करैक्टर्स और टू लेटर्स, यानी दो लेटर्स के दरमियान जो है फासला इस तरह से कि रीडेबिलिटी सही से हो रही हो, पढ़ा जा रहा हो कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो अगर बहुत ज़्यादा तंग और जोड़ के लिखेंगे कोई दो वर्ड्स इस तरह से कि दो लेटर्स ऐसे उसके अंदर बिल्कुल कम स्पेस होगी, तो वो बाज़ औक़ात पढ़ने में मुश्किल हो रही होगी, या सही तरह से वर्ड जो है वो समझ नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि इस दो लेटर्स और कैरेक्टर्स के दरमियान की स्पेस का भी ख़याल रखना है ताकि रीडेबिलिटी आ रही हो, और ये चीज़ असल में है कर्निंग। उसके बाद आ जाता है जी लाइन विड्थ। लाइन विड्थ ये भी हमें एडजस्ट करनी होती है। अमूमन जो बहुत लंबी वर्थ के अगर पैराग्राफ हों तो भी क्या होता है, पढ़ने में मुश्किल आती है, बहुत दिक्कत होती है। तो हमने क्या करना है कि बहुत लंबी लंबी वर्थ के जो पैराग्राफ्स हैं वो नहीं लिखने, एक इस तरह से हो कि आई इजीली फोकस कर सकती हो और उसको पढ़ने में मुश्किल ना हो। अ गुड लेंथ इज़ बिटवीन 50 to 70 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ये भी एक एस्टिमेशन है, इससे कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक आपको आइडियल लेंथ का बताया जा रहा है। इसमें बात सारी की सारी वही है कि अगर पढ़ने में आसानी हो रही है तो इट्स मीन कि आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा लग रहा है, फिट है, आपका टेक्स्ट, आपने जो टाइपोग्राफी वहाँ पे की हुई है वो ठीक है। लेकिन अगर आपने बहुत लंबी लंबी लाइंस जो हैं उसकी विड्थ यानी बहुत ज़्यादा दी हुई है तो पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा और बड़ी मुश्किल हो रही है, तो इट्स मीन कि टाइपोग्राफी ख़राब है। फिर जी आ जाता है अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट में भी आप देखते हैं कि कुछ जो होते हैं टेक्स्ट वो सेंट्रली अलाइन होते हैं, कुछ लेफ़्ट अलाइन हैं, और कुछ जहाँ पर ज़्यादा कंटेंट होता है तो वहाँ पे राइट अलाइनमेंट भी होती है। लेकिन इसमें भी हमें यही समझना है कि सेंट्रली अलाइन टेक्स्ट जो है वो पढ़ने में आँख को थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। आसानी से पढ़ा जाने वाला जो टेक्स्ट होता है वो मोस्टली लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट होता है, और ये रूल जो है ये भी कम टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं होता जितना कि ज़्यादा कंटेंट पर। जहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपका टेक्स्ट है या कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ही ये रूल अप्लाई होता है। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ टिप्स जो कि आपको टेक्स्ट करते हुए या टाइपोग्राफी करते हुए जिन चीज़ों का ख़याल रखना है। और उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स के बारे में देख लिया, कहाँ कहाँ और किस तरह से हम इसका यूजेज कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।